हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है वाईईटी के एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ट्रबल्ड माउंटेन्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है उत्तराखंड में ग्लेशियर की डिजास्टर की वजह से जो भारी तबाही हुई है ना, उस चीज़ के ऊपर इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ है। मज़ा आएगा आपको पढ़ के। साथ ही साथ सारी ग्रामर, सारी वोकेबलरी जो आज आप पढ़ोगे, आप अप्लाई करोगे इस क्विज के ऊपर। ये क्लोज टेस्ट है, इसमें आज के सारे ग्रामर रूल्स और मोटी मोटी वोकेबलरी आपकी यूज़ होगी, है ना। ज़रूर से इसको एक ट्राई दें। वीडियो के लास्ट में इसका सोल्यूशन मिलेगा आपको लाइव। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे ट्रबल्ड माउंटेन्स। माउंटेन्स मतलब पहाड़, ट्रबल्ड मतलब जो ट्रबल में हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मालूम है पास्ट पार्टिसिपल होती है, एडजेक्टिव का काम करती है। ऐसे माउंटेन्स जो अपसेट हैं, ट्रबल में हैं, परेशानी में हैं, या जो डिस्टर्ब्ड हो चुके हैं, है ना। बात कर रहा है किस चीज़ की भाई? ऑन उत्तराखंड ग्लेशियर डिजास्टर की। उत्तराखंड में ग्लेशियर के कारण जो डिजास्टर हुआ है, जो बुरी घटना हुई है, उस चीज़ की, है ना। डिजास्टर वर्ड आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है तबाही। इसके बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स अपने पास, क्लैमिटी, कैटास्ट्रोफी और डिबैकल। तीनों ही वर्ड्स आप बहुत बार देखोगे बहुत सारे एग्जाम्स में, खास करके कैटास्ट्रोफी, है ना। स्पेलिंग देखना इसकी, ये स्पेलिंग एरर में बहुत बार आता है। PHE से इसकी स्पेलिंग खत्म होती है। चलिए अब देखते हैं किस बारे में लिखा हुआ है, मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से, है ना। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर दें ताकि इस वीडियो को रीच मिले ऑन यूट्यूब। द उत्तराखंड ग्लेशियर बर्स्ट शुड प्रॉम्प्ट अ रिव्यू ऑफ हाउ द हिमालयस आर ट्रीटेड। कह रहे उत्तराखंड में जो ग्लेशियर बर्स्ट आया है, उत्तराखंड में जो ग्लेशियर टूटा है ना। बर्स्ट का मतलब होता है एक एक्सप्लोजन। तो ग्लेशियर में जो विस्फोट हुआ है ना, इस चीज़ ने प्रॉम्प्ट करना ही चाहिए, इस चीज़ ने हमें उकसाना ही चाहिए। प्रॉम्प्ट करना मतलब ट्रिगर करना, कोज करना, इंसाइट करना। और किस चीज़ को उकसाना चाहिए? एक रिव्यू को, एक जायजे को। अच्छा, किस चीज़ का? इस चीज़ का कि कैसे हिमालयस को ट्रीट किया जाता है, कैसे इन पर्वतों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये बर्स्ट के बाद अब इस तरह का माहौल बनना चाहिए कि हम रिव्यू करें हिमालय के साथ क्या हो रहा है। अब इस सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं, है ना। सबसे पहली चीज़ बर्स्ट। देखिए, बर्स्ट एक वर्ब भी है, बर्स्ट एक नाउन भी है। वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है फट जाना, एक्सप्लोड करना, और नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है एक्सप्लोजन, है ना, एक बड़ा सा बम विस्फोट। तो नाउन फॉर्म अलग है, वर्ब फॉर्म अलग है। वर्ब फॉर्म में बर्स्ट जो है अपना कभी भी फॉर्म चेंज नहीं करता है। V1, V2, V3 सेम रहती है ना। ये वही वाली वर्ब है, खास वर्ब। V1 = V2 = V3। अच्छा, प्रॉम्प्ट के सब सिनोनिम्स आपने देख लिए हैं। अब जो मैं आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये वाला है, ध्यान से देखना। आपने ये सारे वर्ड्स देखे होंगे, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट और हु। ये सभी के सभी WH वर्ड्स, है ना। हाउ को छोड़ के बाकी सभी WH से शुरू होते हैं। ये सभी के सभी वर्ड्स क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। इनकी खासियत है, जब जब ये क्वेश्चन बनाएंगे सेंटेंस में इन्वर्जन होगा। सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले पड़ी होगी। मैं आपको एग्जांपल के जरिए सिखाता हूँ। हाउ सचिन प्लेड सच अ फैंटास्टिक शॉट। कैसे सचिन ने ऐसा एक फैंटास्टिक शॉट खेला। ये एक सेंटेंस गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हाउ से सेंटेंस शुरू हो रहा है। सेंटेंस क्वेश्चन वाला भी है, इंट्रोगेटिव भी है, लेकिन सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जो कि सचिन सब्जेक्ट है उससे पहले नहीं रखी हुई। तो मुझे क्या करना चाहिए? सब्जेक्ट से पहले यहाँ से हेल्पिंग वर्ब निकालूंगा और यहाँ रखूंगा। तो मैं लिखूंगा हाउ डिड सचिन प्ले सच अ फैंटास्टिक शॉट। ठीक है। वैसे इस वेयर वाले को देखो, वेयर भी WH वर्ड है। वेयर शी इज गोइंग फॉर हॉलीडे दिस ईयर। अगेन क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव शुरू हो रहा है वेयर से, तो मुझे लिखना चाहिए वेयर इज शी। इस को उठाओ और शी से पहले डाल दो। ठीक है। देखो, ये तो ही आधी स्टोरी। अब देखो बाकी की आधी स्टोरी क्या है। यही वर्ड्स जब सेंटेंस के बीच में रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन बन के आते हैं, इनके बाद में इन्वर्जन नहीं होता। उसकी निशानी क्या होगी? लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा होगा। फिर सुन लो, अगर ये सेंटेंस के बीच में आ जाएं ये सभी के सभी वर्ड्स, तो ये रिलेटिव एडवर्ब होते हैं या रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। इनके लास्ट में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क भी नहीं आ रहा होगा और ना ये अपने बाद में जो है इन्वर्जन करेंगे। जैसे
शी टोल्ड मी वेयर इज शी गोइंग फॉर दिस हॉलीडे फॉर दिस ईयर, है ना। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बताया कि उसने मुझे बताया, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वो कहाँ जा रही है हॉलीडे के लिए। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में एक स्टेटमेंट है। तो इस इज को, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ना रख के सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे, समझ गए। शी टोल्ड मी वेयर शी इज गोइंग फॉर हॉलीडे दिस ईयर, ऐसे ये सेंटेंस सही हुआ। और वैसे ही आई कैंट बिलीव हाउ सचिन प्लेड सच अ फैंटास्टिक शॉट, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। इन्वर्जन नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं लाना है, क्योंकि हाउ सेंटेंस के बीच में आ रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आई थिंक इसमें गलती नहीं करोगे आप, है ना। चलो यहाँ भी आप देख सकते हो, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, हाउ बीच में आ रहा है, इसलिए आर को हमने हिमालय से पहले नहीं रखा, हिमालय के बाद में रखा है। चलिए मैं आपको एक समरी दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है, समरी से आपको मालूम चलेगा, आइडिया लगेगा। उत्तराखंड में एक डिजास्टर हुआ है जिसमें ग्लेशियर टूट गया, है ना। उस ग्लेशियर के टूटने की वजह से बहुत बाढ़ आई और भारी तबाही हुई, कई लोगों की मौत हुई। हमारा एडिटोरियल क्या कह रहे हैं ये सब क्यों हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। दूसरा, हमें चेक भी करना पड़ेगा कैसे हिमालयस को हम ट्रीट कर रहे हैं, कहीं हमारे ट्रीट करने के तरीके में कोई गलती तो नहीं है। कई रिपोर्ट्स भी ये बताएगा जिसमें पता लगा है कि इंडिया सही तरीके से उस एरिया के अंदर जो है ना सही तरीके से हिमालयस को ट्रीट नहीं कर रहा है ना, हमारी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो कह रहे ऐसी घटनाएं फिर हो सकती हैं, इससे पहले कि ये घटना हो हमें चेक कर लेना चाहिए सारे के सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को उस एरिया के अंदर। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप बेसिक से शुरू करना चाहते हैं अपनी पूरी प्रिपरेशन को इंग्लिश की, आप चाहते हैं अगले 6 महीने बाद जो भी एग्जाम्स दूँ मैं उसमें इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा करने के बाद इस प्लेलिस्ट को चलाना है जो रखिए चैनल के होम पेज पे, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। शुरू से लास्ट तक इस प्लेलिस्ट को चलाएं, वीडियो नंबर 0 से वीडियो नंबर 32 तक जाएं। इससे आपके बेसिक्स हो जाएंगे तैयार। अगर आपने 2 वीक में पूरा कर लिया, आपका इंग्लिश का गेम टोटली चेंज हो जाएगा, है ना। डेडिकेशन दें और पूरा करें। इसी के नीचे मिलेगी आपको प्रीमियम कंटेंट की वीडियोस एसएससी और बैंक्स की, जिसमें आपको मैं एसएससी बैंक का पेपर सॉल्व करना सिखाता हूं। अगर आपके पेपर्स नज़दीक हैं, इन वीडियोस को, प्रीमियम कंटेंट को आप देख सकते हैं मुझे ज्वाइन करके। ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बटन पर प्रेस करें, अपना कंट्रीब्यूशन दें। और हाँ, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो को ज़रूर चला करके देखें, यहाँ पे आपको बताया गया कैसे आपको ज्वाइन करना है। शुरू करें। कह रहे द स्टैगरिंग, अच्छा आज की टोन बता देता हूँ आपको। आज की टोन है कंसर्न्ड, बहुत परेशान है ये, है ना। हमें ऐसा करना ही चाहिए, नहीं किया तो कुछ खराब हो जाएगा। दूसरी आज की टोन है अर्जेंट, अर्जेंसी दिखा रहा है, ये काम को बहुत जल्दी करने की ज़रूरत है। तो कंसर्न्ड एंड अर्जेंट दोनों ही हमारी टोन्स हैं। कह रहे द स्टैगरिंग कोलैप्स ऑफ पार्ट ऑफ ए ग्लेशियर इन उत्तराखंड्स नंदा देवी माउंटेन एंड द ensuing floods that have claimed many lives come as a deadly reminder that this fragile geologically dynamic region can never be taken for granted। अच्छा सेंटेंस है। करे जो कोलैप्स आया ना, ढहने का काम हुआ है। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना। अच्छा, स्टैगरिंग मतलब जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, सरप्राइज कर दे, आपको एकदम भौचक्का कर दे। कह रहे ये भौचक्का करके या आश्चर्यचकित करके जो ढह जाने का काम है ना, कोलैप्स है जो, और किसका, एक हिस्से का, एक ग्लेशियर के। अच्छा कहाँ पे, उत्तराखंड के नंदा देवी माउंटेन में। और कह रहे जो उसके बाद में फ्लड्स आई हैं, एंशुइंग फ्लड्स। एंशुइंग का मतलब है उसके फलस्वरूप, उसके रिजल्ट में, है ना, उसके बाद में। फ्लड्स का मतलब है बाढ़। कह रहे ये जो कोलैप्स हुआ इस ग्लेशियर का, एक टुकड़े का, और उसके बाद में जो बाढ़ आई। अच्छा कौन सी बाढ़, दैट हैव क्लेम्ड, जो कि क्लेम कर चुकी है, दावा ठोक चुकी हैं बहुत जिंदगियों पे, मैनी लाइव्स पे। कह रहे ये दोनों ही चीज़ें, ये कोलैप्स और ये फ्लड्स आते हैं, कम एज होते हैं, एक डेडली रिमाइंडर के तौर पे, एक घातक रिमाइंडर के तौर पे कि ये दैट दिस, ये जो फ्रेजिल, ये जो भंगुर, ये जो कमज़ोर सा और जियोलॉजिकली डायनामिक रीजन जो है ना, जियोलॉजिकली मतलब इसकी जियोलॉजी ऐसी है कि बहुत डायनेमिक है, बहुत गतिशील है, ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ये इसी चीज़ का रिमाइंडर है कि ये जो रीजन है ना, इस टाइप का, फ्रेजिल भी है, डायनेमिक भी है, इसको आप कभी भी टेक फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते हैं, इसको कभी भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना सेंटेंस को। तो कोलैप्स और फ्लड्स ये दोनों आते हैं, कम एज होते हैं, एक रिमाइंडर के तौर पे। फ्लड्स वो वाली हैं जिन्होंने ज़िंदगियों को क्लेम किया है, लोगों की जान ली है, और रिमाइंडर इस चीज़ का कि ये रीजन जो कि बहुत फ्रेजिल है, बहुत ही भंगुर है, बहुत डेलिकेट है और बार बार बदलता है, डायनामिक है, इसको कभी भी आप हल्के में नहीं लेंगे। अब देखने वाले वर्ड्स देखें। टेक फॉर ग्रांटेड, इसका मतलब होता है हल्के में लेना। आपको कोई चीज़ लगे यार ये तो कोई बात नहीं, रोज़ ही देखते हैं, होती रहती है ना, ये ऐसी चीज़ नहीं है। उत्तराखंड में
अब बहुत बड़ी भारी तबाही हुई है ना, टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। एनशुइंग मतलब जो फलस्वरूप आए, परिणाम स्वरूप आए। रिजल्टिंग बोल दो, कॉन्सिक्वेंट बोल दो। स्टैगरिंग मतलब जो चीज़ आपको भौचक्का कर दे, आश्चर्यचकित करे, हैरान कर दे। फ्रैजिल का मतलब डेलिकेट हो, बहुत ही भंगुर हो, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो कि कभी भी ब्रेक हो जाए ना, हर वो चीज़ ऐसी जो कि इस तरह की होती है फ्रैजिल कहलाती है। डायनेमिक आप जानते हैं, गतिशील हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वो मार्क्ड है आपके पास एक्वा ब्लू कलर और पिंक कलर में। अगर आप इस मार्किंग को पकड़ोगे ना तो सेंटेंस आपके साथ में चलेगा। कह सिग्निफिकेंट स्लाइस ऑफ द ग्लेशियर डिस्क्लोज्ड बाय अ लैंडस्लाइड अकॉर्डिंग टू सम सैटेलाइट इमेज इज प्रोड्यूस्ड रोरिंग टॉरेंट्स इन द ऋषि गंगा एंड धौली गंगा रिवर्स इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, ट्रैपिंग अनसस्पेक्टिंग वर्कर्स एट 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट्स। कह रहे जो सिग्निफिकेंट स्लाइस है, जो बहुत बड़ा हिस्सा है इस ग्लेशियर का, जो कि डिसलॉज भी हुआ, अपनी जगह से हटाया गया। और किसके द्वारा हटाया गया? बाय लगा के बता रहा है, एक लैंडस्लाइड के द्वारा, एक भूकंप के द्वारा। और कैसे? हिसाब से कुछ सैटेलाइट इमेजेस के। कह रहे एक बहुत बड़ा हिस्सा था ना जो ग्लेशियर का, जो अपनी जगह से हट गया भूकंप की वजह से। इस हिस्से ने प्रोड्यूस किया है रोरिंग टोरेंट्स को, ऐसे टोरेंट्स को जो आपके कान को बहरा कर दें। टोरेंट मतलब लहर, है ना, ऐसी लहरों को पैदा किया जो आपको रोर करे, एकदम दहाड़े, है ना, कानों को बहरा कर दें। और कहाँ पे? इन दोनों नदियों में। और किधर? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो इस ग्लेशियर ने जब ये काम किया ना, जब ये टोरेंट्स को पैदा किया, तब दूसरी वक्त ये साइमल्टेनियसली क्या कर रहा था? इसने ट्रैप भी किया ऐसे वर्कर्स को जो बिल्कुल अनजान थे, अनसस्पेक्टिंग थे, जिनको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट्स पे। वो भी ट्रैप हो गए हैं, घाटी के अंदर फंस गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस की मेन वर्ब है प्रोड्यूस्ड, साइमल्टेनियस एक्शन वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल है ट्रैपिंग। जब इन्होंने प्रोड्यूस किया उसी वक्त इनको भी ट्रैप किया, दोनों काम एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स आ जाओ। देखने वाले क्या वर्ड्स हैं? डिसलॉज करना। देखो डिस प्लस में लॉज, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, है ना, इसीलिए आप इसको डिस्प्लेस भी बोल सकते हैं। डिसलॉज इज इक्वल टू डिस्प्लेस, डिस्प्लेस। अच्छा, लैंडस्लाइड मतलब जब लैंडस्लाइड कर जाए, धरती थोड़ी सी फिसल जाए, इसको एवलांच बोलें या अर्थक्वेक बोलें, है ना, भूकंप भी होता है एक टाइप का। अनसस्पेक्टिंग हर वो इंसान है जो सस्पेक्ट ना कर रहा हो, एकदम अंदेशा भी ना हो, इसको अनडाउटिंग बोले, अनअवेयर बोले, अनइन्फॉर्म्ड बोले। ये उस टाइप के पर्सन होते हैं जिनको अंदेशा नहीं होता क्या हो रहा है ना। ये वर्कर्स ऐसे ही थे। ट्रैप करना मतलब पकड़ लेना, अंदर जो है बंदी बना लेना। कह स्कोर्स ऑफ पीपल आर स्टिल मिसिंग इन द वेव ऑफ वाटर, सिल्ट एंड डिब्री that swamped the rivers and filled tunnels in the Tapovan power project. Although the immediate rescue of nearly 15 people by the ITBP, the army and other agencies brings some cheer. कह रहे scores of people, scores का मतलब है बहुत सारे, a lot of people, समझ गए ना। कह रहे बहुत सारे लोग अभी भी मिसिंग हैं, अभी भी गायब हैं। कह रहे कहाँ पे? वेव में, वाटर की, पानी की बहाव में चले गए हैं बहुत सारे लोग और हमें मालूम नहीं है उनका पता। और किस में? सिल्ट में, सिल्ट मतलब मिट्टी। और किस में? डिबरी में, डिबरी मतलब कचरा, इसको डिबरीस ना बोलें, डिबरी बोलते हैं। कह रहे बहुत सारे लोग अभी भी गायब हैं पानी, मिट्टी और कचरे के बहाव में। ये वो सब चीज़ें हैं जिन्होंने स्वैम्प किया, जिन्होंने पूरी तरह से ओवरबर्डन कर दिया, पूरी तरह से भर दिया इस रिवर को, इस नदी को, और फिल कर दिया टनल्स को, भर दिया सारी घाटियों को तपोवन पावर प्रोजेक्ट में। कह रहा ऑल्दो, हालांकि जो इमीडिएट रेस्क्यू है ना, फटाफट जो बचाने का काम है, लगभग 15 लोगों को ITBP के द्वारा, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा और आर्मी के द्वारा और अदर एजेंसीज के द्वारा। कह रहे ये तो रेस्क्यू है ना, हालांकि ये थोड़ा चीयर लेके आता है, थोड़ी सी खुशी की बात है। समझ गए? तो हजारों लोग या यूँ बोले सैकड़ों लोग अभी भी गायब हैं, इस बहाव के अंदर फंस गए हैं। और ये बहाव वो है जिसने पूरे प्रोजेक्ट की टनल को भर दिया है ना, इस नदी ने। हालांकि 15 लोगों को हमारी ITBP और आर्मी ने बचाया, पुलिस ने बचाया, वहाँ की अदर एजेंसीज ने। ये बहुत खुशी की बात है। ऐसे बना है सेंटेंस। ऑल्दो के साथ में आप देखेंगे जनरली येट यूज़ नहीं होता है, पहले वाले टाइम में यूज़ होता था, लेकिन आजकल यूज़ नहीं करना है ना, इस सेंटेंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिबरी मतलब कचरा, इसको जंक बोले, रबिश बोले, और इसके लिए अच्छा वर्ड है रैकेज। सिल्ट का मतलब होता है मिट्टी, है ना, सैंड डिपॉजिट इज कॉल्ड स्विफ्ट। स्वैम का मतलब होता है, देखो नाउन फॉर्म में स्वैम का मतलब होता है दलदल, वर्ब फॉर्म में स्वैम का मतलब होता है किसी नदी को भर देना। अगर कोई नदी स्वैम्प हो गई है तो मतलब पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, ओवरबर्डन हो गई है वो नदी, है ना, स्वैम्प इन वर्ब फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोकैबुलरी थोड़ी सी रिच है आज की। कह रहे द रेस्क्यूअर्स फेस अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट
एज दे ट्राई टू लोकेट मोर सर्वाइवर्स एंड ब्रिंग रिलीफ सप्लाईज टू पैरालाइज कम्युनिटीज़। कह रहे जो रेस्क्यूअर्स हैं, जो रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं, कह रहे वो लोग फेस कर रहे हैं एक बहुत ही खतरनाक एनवायरनमेंट को, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को। क्यों कर रहे हैं ऐसा? कह रहा है एज क्योंकि वो ट्राई करते हैं लोकेट करने को और सर्वाइवर्स को, वो ट्राई करते हैं ढूंढने को और बचे हुए लोगों को, और ब्रिंग करने को रिलीफ सप्लाईज को, और किन के लिए? पैरालाइज कम्युनिटीज़ के लिए, ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए जो कि पैरालाइज हैं, जो कि एकदम लकवा मारा गया उनको, है ना उनके पास खाने को है, ना उनके पास छत है। ऐसी कम्युनिटीज़ को सामान लाने की कोशिश करते हैं, समझ गए ना। तो ये काम हो रहा है, इसकी वजह से रेस्क्यूअर्स फेस कर रहे हैं एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे की दो वर्ब्स हो सकती हैं, ट्राई और ब्रिंग। दूसरा, ये ब्रिंग एक इन्फिनेटिव भी हो सकता है, दे ट्राई टू लोकेट एंड दे ट्राई टू ब्रिंग, है ना। दोनों तरीके से आप इसको देखें, इस ब्रिंग नाम के वर्ड को। चलिए आगे बढ़े। पैरालाइज मतलब जिसको लकवा मारा गया हो, जो एकदम लाचार हो। कह रहे दीज इमीडिएट मेजर्स आर इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद स्पीडी कॉम्पनसेशन टू अफेक्टेड फैमिलीज। कह रहे ये जो मेजर्स है ना, ये जो फटाफट उठाए हुए कदम है आर्मी के, आईटीबीपी के, कह रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी हैं। और किसके साथ में ज़रूरी हैं? अलॉन्ग विद, साथ ही साथ फटाफट कॉम्पेंसेशन के, फटाफट हट जाने के उन फैमिलीज़ को जो प्रभावित हैं, जो अफेक्टेड हैं। तो कह रहे ये मेजर्स भी उठाएं, फटाफट लोगों की जान को बचाएं और लोगों को हट जाना भी दें, कॉम्पेंसेशन भी दें, ताकि उनको अफेक्टेड फैमिलीज़ को थोड़ी राहत मिले, है ना। अब आ जाओ इसमें देखने वाले वर्ड्स। कंपनसेशन, इसका मतलब होता है हट जाना। इसके लिए एक वर्ड है रिकम्पेंस और एक वर्ड है रिपेरेशन। रिपेरेशन का मतलब है जो आपको रिपेयर करे, आपके कुछ घर में कुछ बड़ी नुकसान हुआ है, सरकार आपको कुछ पैसा देगी, उस नुकसान की भरपाई के लिए रिपेयर करेगी, तो रेपरेशन भी इस वर्ड को बोलते हैं। अफेक्टेड और इफेक्टेड वर्ड आप अच्छे से जानते हैं, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको इन सेंटेंसेस के जरिए, है ना। देखिए, इफेक्ट एक नाउन है, इसका मतलब होता है इम्पैक्ट, असर। अफेक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है एक इम्पैक्ट डालना, असर डालना। इफेक्ट एक वर्ब भी है, उसका मतलब होता है इंप्लीमेंट करना, है ना, किसी चीज़ को अमल में लाना, इफेक्ट में लाना। अब देखो इन तीनों वर्ड्स को कैसे यूज करना है। द डिजीज हैज़ इफेक्टेड हिज मेमोरी, इस डिसीज ने प्रभावित कर दिया उसकी मेमोरी को। यहाँ पे एक वर्ब की जरूरत है, इफेक्ट भी वर्ब है, अफेक्ट भी वर्ब है, लेकिन दिक्कत क्या है? मेमोरी को प्रभावित किया है, मेमोरी पे एक असर डाला है, मेमोरी को लागू नहीं किया है, इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो मुझे क्या करना है? इफेक्टेड की जगह यहाँ पे लिख देना अफेक्टेड। क्लियर हो गया? डिसीज ने अफेक्ट किया है उसकी मेमोरी को, याददाश्त को। अगले सेंटेंस को देखो। द कैबिनेट हैज़ अफेक्टेड सम चेंजेस इन द लॉ, कैबिनेट ने इंप्लीमेंट कर दिया है कुछ चेंजेस को लॉ के अंदर। अब देखो, कुछ चेंजेस को प्रभावित नहीं किया है, कुछ चेंजेस को अमल में लाई है कैबिनेट, है ना, उनको इंप्लीमेंट किया है। तो अफेक्टेड नहीं, यहाँ पे इफेक्टेड। इफेक्ट एक वर्ब भी है, इसका मतलब होता है चीज़ों को अमल में लाना। तीसरा देखो, द अफेक्टेड लॉज विल बेनिफिट द पुअर, ये जो लॉज हैं जो कि इंप्लीमेंट किए गए हैं, ये जो लॉज हैं जो कि अभी लगाए गए हैं, ये बेनिफिट करेंगे पुअर को। ये लॉज अफेक्टेड नहीं है, प्रभावित नहीं है, बल्कि प्रभाव में लाए गए हैं। समझ गए? अफेक्टेड नहीं, इफेक्टेड लॉज। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पे जो अफेक्टेड लिखा है वो लिखा है प्रभावित फैमिलीज के लिए। ये फैमिलीज इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं बल्कि प्रभाव के नीचे, इसलिए अफेक्टेड, है ना। इफेक्टेड इसलिए नहीं लिखा। बट द सेंटर एंड द उत्तराखंड गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट्स इंक्रीजिंग फ्रेलिटी इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल शॉक्स। कह रहे लेकिन सेंटर और उत्तराखंड की सरकार नहीं इग्नोर कर सकते बड़े कॉन्टेक्स्ट को, उस बड़े हालात को जो है स्टेट की बढ़ती हुई फ्रेलिटी का, स्टेट की बढ़ती हुई भंगुरता का। भंगुरता मतलब कमजोरी, है ना। फ्रेजालिटी, फ्रेलिटी एक दूसरे के सिनोनिम है। कह रहे दोनों ही सरकारें इग्नोर नहीं कर सकती स्टेट की कमजोरी को देखते हुए, इन द फेस ऑफ, यह सामना करते हुए एनवायरमेंटल शॉक्स का, नेचर से आने वाले झटकों का। तो बार बार झटके आ रहे हैं, सरकार को, सेंटर और उत्तराखंड दोनों को सोचना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे गलत हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़े। सब्जेक्ट वो आप ढूंढते रहना, ये मिल जाएगा आपको ग्रीन में और पिंक में सामने आपके। कह रहे वंस द क्रूसिबल ऑफ एनवायरमेंटलिज्म एपिटमाइज्ड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी एंड चिपको मूवमेंट, द स्टेट्स डीप gorges and canyons have attracted many hydroelectric projects and dams with little concern for earthquake risk। कह रहे एक बार जो क्रूसिबल हुआ करता था, क्रूसिबल का मतलब भगोना,
जिसके अंदर आप चाय वाय गर्म करते हो ना, उसको कहते हैं क्रूसिबल। इसके लिए एक वर्ड अपने पास कॉल्ट्रॉन, बॉइलिंग पॉट बोल दो, क्रूसिबल बोल दो, कॉल्ट्रॉन बोल दो। करे एक बार जो उबलने वाला बर्तन हुआ करता था एनवायरमेंटलिज्म का, पर्यावरणवाद का, यहाँ पे पर्यावरणवाद की विचारधारा बहुत उबला करती थी, है ना, एक वक्त पे, आज की डेट में नहीं, वंस कभी किसी टाइम में। तो कह रहे कभी किसी टाइम जब यहाँ पे पर्यावरणवाद जोरों पे था, क्रूसिबल था ये पर्यावरणवाद का, और जो कि एपिटमाइज था, जो कि करेक्टराइज था, जो कि परफेक्ट एग्जाम्पल बनाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ये वर्ड मैं अभी समझाऊंगा आपको, है ना। और इस पर्सन के द्वारा गौरा देवी, और इस मूवमेंट के द्वारा चिपको अभियान, ये सभी के सभी पर्यावरण को बचाने वाले लोग या अभियानों के नाम है। कह रहा एक वक्त पे जब पर्यावरणवाद का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था उत्तराखंड। कह रहा आज जो है ना, स्टेट की बहुत गहरी खाइयाँ, गॉर्जेस और कैनियंस दोनों सिनोनिम एक दूसरे के, है ना, स्टेट की गहरी खाइयाँ और घाटियाँ उन्होंने अट्रैक्ट किया है बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को और डैम्स को, और ना के बराबर कंसर्न के, ना के बराबर चिंता के अर्थक्वेक के रिस्क को, अर्थक्वेक की जोखिम को। तो एक वक्त पे यहाँ पे बहुत पर्यावरणवाद था, लेकिन आज की डेट में दमादम यहाँ पे सरकार बना रही है डैम्स और प्रोजेक्ट्स, और अर्थक्वेक के रिस्क को बिल्कुल भी तवज्जो हम नहीं देते हैं। इसी वजह से ऐसे डिजास्टर होते हैं। अब देखने वाले वर्ड्स, क्रूसिबल मैंने आपको बता दिया, बॉइलिंग पॉट, है ना, एपिटमाइज्ड वर्ड बना एपिटमी वर्ड से। वर्ड्स को ऐसे समझो कि रट्टा ना मारना पड़े। एपिटमी का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल। गांधी वॉज द एपिटमी ऑफ कंपैशन, ट्रूथ एंड सेक्रीफाइस। महात्मा गांधी परफेक्ट एग्जाम्पल थे, सार थे, एसेंस थे कंपैशन के, लोगों के लिए प्यार के, सच के और सेक्रीफाइस के, है ना। वैसे ही भगत सिंह वॉज द एपिटमी ऑफ ए सेल्फलेस यूथ। भगत सिंह एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे सेल्फलेस यूथ के, स्वार्थ विहीन एक जवान के, है ना, जवानी के। तो ये एपिटमी का मतलब होता है। इस एपिटमी नाउन को ही हम बना सकते हैं एपिटमाइज नाम का वर्ब। इसका मतलब होता है किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल बनना, है ना। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल बनाया गया था इन लोगों के द्वारा उत्तराखंड पर्यावरणवाद का। ऐसे बनाए वर्ड, है ना, ऐसे इसको याद रखें। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बहुत अच्छा वर्ड है एपिटमी। चलिए, रेड फ्लैग्स हैव बीन रेज्ड repeatedly, particularly after the moderate quake in 1991 in the region where the Tehri Dam was built and the 13 floods that devastated Kedarnath, pointing to the threat from the seismicity, dam-induced microseismicity, landslides and floods from a variety of causes, including unstable glacial lakes and climate change. लंबा सेंटेंस है पर सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप, पीस बाय पीस पढ़ो। लाल झंडियों को रेस किया गया है, रेड फ्लैग्स हैव बीन रेस्ड। और कैसे? रेपिटेडली, बार बार। खास करके बाद में उस मॉडरेट क्वेक के, उस छोटे से अर्थ क्वेक के जो आया था 91 में, इस रीजन के अंदर जहां पे टिहरी डैम को बनाया गया था, है ना। तो कह रहे बार बार लाल झंडियां उठी हैं। 91 में भी उठी थी जब टिहरी डैम के पास में छोटा सा क्वेक आया था, और 13 में भी उठी थी फ्लड्स में, जिन्होंने डिवास्टेट किया, जिन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दिया केदारनाथ को। अच्छा, ये काम कैसे हुआ? इन झंडों को कैसे रेज किया गया, है ना, कब हुआ ये काम? पॉइंट टू करते हुए, इशारा करते हुए उस थ्रेट की तरफ, उस चुनौती की तरफ जो आ रही है सीस्मिसिटी से। देखो, सीस्मिसिटी का मतलब होता है धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना, अर्थक्वेक में आने वाली संभावना को कहते हैं सीस्मिसिटी। कह रहे जो थ्रेट आ रही है ना अर्थक्वेक की संभावना से, डैम के द्वारा इंड्यूस्ड माइक्रोसिस्मिटी से, डैम की वजह से होने वाले छोटे मोटे अर्थक्वेक्स, है ना, माइक्रोसिस्मिटी मतलब छोटे लेवल पे अर्थक्वेक, और लैंडस्लाइड्स की वजह से, ये भी अर्थक्वेक होता है, और फ्लड्स की वजह से। और फ्लड्स किससे? एक वैरायटी ऑफ कॉजेज से, एक बहुत सारे कारणों के समूह से, जिसमें शामिल है अनस्टेबल ग्लेशियल लेक्स। ऐसी लेक्स हैं जो ग्लेशियर से निकलती हैं और अनस्टेबल हैं, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और जिसमें शामिल है क्लाइमेट चेंज, हमारे मौसम में बदलाव। समझ गए ना? तो लाल झंडियों को उठाया गया था 1991 में भी और 2013 में भी, ऐसी फ्लड्स ने जिन्होंने केदारनाथ को तबाह किया था, और उठाया गया था पॉइंट टू करते हुए उस थ्रेट की तरफ जो आ रही है सीस्मिसिटी से, भूकंप होने की संभावना से, डैम के द्वारा छोटी मोटी जो भूकंप की संभावना होती है उससे, और भूकंपों से, लैंडस्लाइड से, और फ्लड से जो बहुत रीजन से आती हैं, जिसमें शामिल है इस तरह की लेक्स और पर्यावरण में बदलाव। अब समझ गए होंगे सेंटेंस को, है ना। सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने है, रेड फ्लैग्स की ये वाली वर्ब है, डैम की वर्ब है वॉज बिल्ट पैसिव वॉइस में, दैट की वर्ब है डिवास्टेटेड। डिवास्टेट करने का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, है ना, डिस्ट्रक्शन करना। पॉइंट टू यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। देखो, ये सीस्मिसिटी, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क होता है ना। तो मोटे तौर पे तीनों को आप
अर्थक्वेक या भूकंप बोलेंगे, लेकिन अलग अलग टाइप के भूकंप होते हैं। चलिए आगे बढ़े। ग्लेशियर मतलब जो ग्लेशियर से निकले। सीस्मोसिटी से वर्ड बना है सीस्मोग्राफ, जो कि भूकंप की तीव्रता को नापने की कोशिश करता है ना, कितना बड़ा भूकंप था। तो याद रखें इस वर्ड को, भूकंप से ही बना है सीस्मोसिटी और सीस्मोग्राफ। चलिए कह रहा है इंडिया इज हैवीली इन्वेस्टेड इन डैम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ हाइड्रो पावर लार्जली इन द हिमालय रीजन स्पेशली टू कट कार्बन एमिशंस। कह रहा है इंडिया बहुत हैवीली इन्वेस्टेड है, इंडिया बहुत हैवीली मोटे तौर पे या भारी तौर पे पैसा लगा के बैठा है डैम की डेवलपमेंट में और विकास में हाइड्रो पावर के। अच्छा क्यों? मोटे तौर पे हिमालय रीजन्स के अंदर और ख़ास करके कट करने के लिए कार्बन के एमिशंस को। तो हमारे कार्बन एमिशंस को, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के आउटपुट को कम करने के लिए हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ लगाते हैं, पानी से बिजली बनाते हैं और बहुत सारा पैसा हमने हिमालय रीजन में लगा रखा है, इन्वेस्ट किया हुआ है। समझ गए ना? कर बाय वन एस्टिमेट इफ द नेशनल प्लान टू कंस्ट्रक्ट डैम्स इन 28 river valleys in the hills is realized in a few decades, the Indian Himalayas will have one dam for every 32 kilometer along the world's highest densities। कह रहे एक एस्टिमेट के हिसाब से, एक अंदाज के हिसाब से, अगर नेशनल प्लान जो है कंस्ट्रक्ट करने का डैम्स को 28 रिवर वैलीज में, 28 नदी की घाटियों में और किस में, इन हिल्स में, इन माउंटेन्स में, कह रहे अगर ये रियलाइज हो जाता है, अगर ये प्लान अपने आप में पूरा हो जाता है ना, रियलाइज होना मतलब किसी चीज़ को सच बनाना। कह रहा है कब? इन अ फ्यू डेकेड्स, अगले कई दशकों में। कह रहा है अगर ऐसा हुआ तो एस्टिमेट के हिसाब से हमारे जो हिमालय है ना, उनके पास होगा एक डैम हर 32 किलोमीटर पे, जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटीज़ में से एक। समझ गए ना? अगर ये सारा हमने कर दिया ना, तो हिमालय में हर 32 किलोमीटर पर एक डैम होगा। ऐसी डेंसिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी, दुनिया में किसी भी देश ने इतने ज़्यादा डैम्स नहीं बनाए हैं। समझ गए? इस सेंटेंस में आपको कोशिश करना एक चीज़ की बताने की, मुझे कौन सा यहाँ पे कंडीशनल लगा हुआ है ना, आपके सामने है फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड या थर्ड या जीरो, है ना, पैसिव वॉइस में लगा हुआ है, सब लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अब इसमें अपने करेंगे एक ग्रामर कॉन्सेप्ट, सिंपल सा है। आपको एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द चाहिए होता है। अगर आपको पता हो ये बात, तो ये फर्स्ट सेंटेंस देखते ही आपको मालूम चलेगा गलत सेंटेंस है। द फाउंडर ऑफ अमेजन इज रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। जो अमेजन का फाउंडर है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। इज रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, रिचेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे लगाना है द। समझ गए ना? सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाना होता है, तो मैं यहाँ पे द लगाऊंगा। लेकिन हम उस केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगला सेंटेंस देखो, द फाउंडर ऑफ द अमेजॉन इज द वर्ल्ड्स द रिचेस्ट मैन। ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, बात वही बोल रहे हैं, लेकिन वर्ड्स नाम का पजेसिव नाउन या पजेसिव एडजेक्टिव आपने रख दिया है ना। पजेसिव नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में द नहीं आता, चाहे सुपरलेटिव डिग्री हो चाहे कोई भी डिग्री हो ना, द कभी भी नहीं लगाया जाता। तो इस केस में क्या करूँगा, मैं इस द को निकाल दूंगा। वैसे ही ब्यूटी विद ब्रेन्स इज हर द मोस्ट पॉजिटिव ट्रेट। ब्यूटी और ब्रेन्स है ना, सुंदरता और जो है बुद्धिमत्ता, उसके सबसे पॉजिटिव ट्रेट में से एक है, या उसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेट है। अब देखो हर लग गया, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इस द को निकाल दो, यहाँ पे द की जरूरत नहीं है। ये सभी वर्ड्स के बाद में कभी भी द को ना रखें। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव नाउन, दिस, दैट, दीज, दोज, है ना, ये सभी के सभी डिटरमाइनर होते हैं, अपने आप किसी चीज़ को खास बना देते हैं, द लगा के उसको खास बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। ब्यूटी विद ब्रेन्स होता है, ये एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है दिमाग और सुंदरता। इसमें हमेशा एस आता है, क्योंकि ब्रेन का मतलब होता है आपका ब्रेन, पर ब्रेन्स का मतलब होता है आपकी समझदारी, है ना। एस लगता है ये वर्ड बदल जाता है, ब्रेन्स, आपकी समझदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा येट द रिसर्चर्स से दिस मे बी अ मिसकैलकुलेशन फॉर रीजन्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल अर्थक्वेक इम्पैक्ट्स, monsoonal aberrations that could repeat a Kedarnath like flood, severe biodiversity loss and importantly extreme danger to communities downstream। अब थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ से पढ़ना, है ना। कह रहे फिर भी जैसा रिसर्चर्स कहते हैं, जैसा रिसर्चर्स से करते हैं, ये जो हो सकता है ना एक मिसकैलकुलेशन हो कई रीजन्स के लिए। जो हम इस ऊपर की बात कर रहे हैं ये सही रीजन में एक मिसकैलकुलेशन हो, है ना। हम जो बात कर रहे हैं गलत, ये जो हम कह रहे हैं गलत होगा, हो सकता है गलत ना भी हो। अब ये रीजन्स कौन कौन से होंगे? पोटेंशियल अर्थक्वेक इम्पैक्ट्स, जो हमारा अर्थक्वेक का इम्पैक्ट्स है, पोटेंशियल है ना, जिसकी संभावना है। मॉनसून के वजह से होने वाली एबरेशंस, मॉनसून के होने से जो होने वाली जो अनियमितताएं हैं, एबरेशंस का मतलब है अबनॉर्मलिटी,
इस साल 10 इंच की जगह 1 इंच बारिश हुई या 10 इंच की जगह 20 इंच बारिश हो गई है ना, मॉनसूनल एबोरेशंस जो कि रिपीट कर सकती हैं केदारनाथ लाइक फ्लड को। अच्छा, बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी लॉस, सीवियर बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब ये कैसा लॉस है? ये एक ऐसा नुकसान है जो बायोडाइवर्सिटी का होता है, वहाँ के एनिमल और प्लांट लाइफ का होता है ना, इसको फ्लोरा और फोना भी बोलते हैं। और इम्पोर्टेंटली, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो एक्सट्रीम डेंजर है उन कम्युनिटीज़ के लिए आगे जाकर के डाउन स्ट्रीम है ना, इनर एरियाज़ के अंदर बहाव के साथ में। थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है पर सिंपल है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। कह रहे ये जो हम ऊपर बात कर रहे हैं कि इंडिया इतना सब कुछ कर रहा है, कह रहा हो सकता है एक मिस कैलकुलेशन भी हो जो इतने सारे डैम इंडिया बना रहा है ना। कैसे हो? क्योंकि इसकी वजह से अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, मॉनसून में बहुत सारी एबरेशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड लाइक फ्लड फिर से हो सकती है ना, बादल फिर से फट सकता है जैसे 2013 में फटा था। फिर सीवियर बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो सकता है, वहाँ के सारे प्लांट और बहुत सारी लाइफ जो है एनिमल लाइफ उनका लॉस हो सकता है। और बहुत डेंजर हो सकता है कम्युनिटीज़ को, रहने वाले लोगों को गांव के इनर एरियाज में डाउन स्ट्रीम अंदर जा कर के। तो ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में हमें झेलनी पड़ सकती हैं इन डैम्स की वजह से। समझ गए? एबरेशन वर्ड बता दिया मैंने आपको, लीक से हटके होने का काम एबनॉर्मेलिटी है ना। बायोडाइवर्सिटी मतलब एनिमल और प्लांट लाइफ, इसके लिए एक वर्ड है फ्लोरा और फोना। फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ, फोना मतलब एनिमल लाइफ। किसी भी देश की किसी भी जगह के प्लांट और एनिमल कहलाते हैं फ्लोरा और फोना। देयर इज ऑल्सो सम एविडेंस दैट द लाइफ ऑफ डैम्स इज ऑफन एग्जैजरेटेड एंड सिल्टेशन विच रिड्यूसेस इट इज ग्रोसली अंडर एस्टिमेटेड। कह रहा है ऐसी भी कुछ एविडेंस हमारे पास है कि जो लाइफ है ना डैम्स की, अक्सर उसको एग्जैजरेट किया जाता है, अक्सर उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। 20 साल लाइफ होती है और हम बताते हैं 600 साल, ऐसा होता है अक्सर है ना। बाद में पता लगता है 20 साल बाद डैम टूट गया। तो कह रहे हैं ऐसी भी एविडेंस हमारे पास है कि डैम की लाइफ को बढ़ाया चढ़ाया जाता है। और सिल्टेशन, सिल्टेशन का मतलब होता है सैंड डिपॉजिट, जो पत्थरों को काटती है ना नदियाँ, उससे सिल्टेशन होता है, सैंड आती है। कह रहे सैंड डिपॉजिट जो है ना, धूल जो है जो कि रिड्यूस करती है डैम की लाइफ को, उसको ग्रोसली अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उसको सही तरीके से अंदाजा नहीं लगाया जाता। कह रहा ऐसी एविडेंस भी हमारे पास है। अब देखो कैसे। कह रहा इन द भाखड़ा डैम इन हिमाचल प्रदेश फॉर इंस्टेंस सिल्टेशन वॉज हायर बाय 140% दैन कैलकुलेटेड। तो वहाँ पे भाखड़ा डैम में हिमाचल प्रदेश में सिल्टेशन को पाया गया था 140% ज़्यादा उससे जो कैलकुलेट किया गया था है ना। इसी की वजह से डैम खराब होता है, इसको हम सही से कैलकुलेट नहीं करते हैं और हमारी डैम की लाइफ को हम ज़्यादा बता बैठते हैं। इज आपकी वर्ब है, सम एविडेंस आपका सब्जेक्ट है ना। इज देयर के बाद में जो वर्ब रखी हो उसका सब्जेक्ट उसके बाद में होता है इन्वर्टेड। एग्जैजरेटेड का मतलब जिसको हमने बढ़ा चढ़ा के बताया हो, मिस रिप्रेजेंट किया हो, ओवरस्टेट किया हो या इन्फ्लेट किया हो है ना। अंडर एस्टिमेट करना, किसी चीज़ को कम आंक लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस था, कह रहा द नीड इज टू रिगोरसली स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन हिमालयास एंड कन्फाइन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स टू दोज विद द लीस्ट इम्पैक्ट। कह रहा नीड जो है ना वो है इज टू R2M2, इस काम को फ्यूचर में करने की। इज टू M2 R2 आप देख चुके हो ना। कह रहे जो नीड है वो रिगोरसली स्टडी करने की है, बहुत ही ज़्यादा रिगोरसली, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को ढूंढने की है, स्टडी करने की है। और किसको? इफेक्ट को या इम्पैक्ट को पॉलिसी का जो है हिमालयास के ऊपर। और कन्फाइन करने की है, एकदम बांध देने की है, कंट्रोल कर देने की है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को सिर्फ वहीं तक जिनका इम्पैक्ट सबसे कम होता है ना। तो हमारे पास अब नीड यही है, अच्छे से हम इम्पैक्ट को स्टडी करें और वही वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट चलाएं जिनका लीस्ट इम्पैक्ट होता है, ना के बराबर इम्पैक्ट होता है। और ये काम कब करना है? वाइल रिलाइंग मोर ऑन लो इम्पैक्ट रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स दैट नीड नो डिस्ट्रक्टिव लार्ज डैमेज डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स। कह रहे जबकि रिलाई करते हुए उसी वक्त पे एकदम निर्भर होते हुए, और किस पे? लो इम्पैक्ट वाले पावर प्रोजेक्ट्स पे जो है रन ऑफ द रिवर, नदी के बहाव के साथ ही बने हुए हैं है ना, जिनमें ज़्यादा डैम्स की ज़रूरत ना हो है ना। तो ऐसा हमें काम करना है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाए रखना है जो कि नदी के बहाव के साथ ही चलें, बिल्कुल कम इम्पैक्ट वाले हों, उन पर रिलाई करना है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती है किसी भी बड़े डिस्ट्रक्टिव डैम की या किसी रिजर्वोयर की, किसी भी भंडारण क्षमता वाले जो है स्टोरेज कैपेसिटी की। तो ज़्यादा डैम वैम मत बनाओ, नदी के बहाव के साथ ही बिजली बना लो, इसी चीज़ की ज़रूरत है। और स्टडी भी करना है इस काम को। समझ गए? सब्जेक्ट वो आपके सामने है। ये दोज वाला कॉन्सेप्ट आप जानते हैं क्यों आया दोज यहाँ पे, क्योंकि एक एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पे पड़ा था, वो वाले जिनका लीस्ट इम्पैक्ट हो। समझ गए मेरी बात को? अगर ये विद वाला ये वाला निकाल दूं मैं तो दोज की जगह आ जाएगा देम, यहाँ पे आ जाएगा देम। रिलाई प्लस में हिंज, इन दोनों के बाद में ऑन या अपॉन लगाएं,
इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर निर्भर होना। आप अक्सर इस पे एरर के क्वेश्चन में एट लगा हुआ दिखोगे, आई रिलाई एट हिम, एट नहीं ऑन या अपॉन हिम, है ना। इन दोनों ही वर्ड्स के बाद में ये फिक्स्ड है फ्रेजेस। रिजर्वोयर मतलब भंडारण क्षमता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे अनलाइक व्हाट द नीति आयोग सीम्स टू थिंक ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग दिस वुड बी ए साउंड अप्रोच। कह रहे बिल्कुल उल्टा, अनलाइक जो चीज़ नीति आयोग सीम होता है, दिखाई देता है, थिंक करता हुआ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के बारे में, पर्यावरण की कैलकुलेशन के बारे में, समझ गए ना। कह रहे बिल्कुल उससे उल्टा, नीति आयोग की कैलकुलेशन से बिल्कुल अनलाइक, ये होगा एक साउंड अप्रोच, ये होगा एक बहुत ही मजबूत अप्रोच, है ना। नीति आयोग की कैलकुलेशन को छोड़ो, छोटे मोटे प्रोजेक्ट चला लो जहाँ पे थोड़ी मोड़ी बिजली बन जाए, पर वहाँ पे कम से कम ऐसे फ्लड्स और ऐसी घटनाएं बार बार ना दोहराई जाएं। आई थिंक समझ के होंगे, थोड़ा लंबा हो गया आज का ट्यूटोरियल, फटाफट बढ़ेंगे आज के क्विज की तरफ। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर दें। कुछ लोग बोलते हैं सर वीडियो लंबी हो जाती है, लास्ट का क्विज मिस कर दिया करो या इसके आंसर्स देख लिया करो, है ना। अगर आपको वीडियो लंबी लगती है तो एडिटोरियल पढ़ के क्विज के आंसर्स देख लो, इससे आपको पता लग जाएगा। चलो, हाउ कैन क्लाइमेट चेंज, हाउ क्लाइमेट चेंज कैन, हाउ क्लाइमेट कैन चेंज या हाउ कैन क्लाइमेट चेंज, है ना। चार में से एक ऑप्शन है, यहाँ पे रखना फर्स्ट में। कह रहे कौन सी चीज़, है ना, पोज करती है एक थ्रेट को, मैनकाइंड को, इज़ नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। इन चारों में से कौन सी चीज़ जो भी आप लगाओगे, जो कि पोज करती है एक थ्रेट को, जो कि खड़ा करती है एक चुनौती को ह्यूमन के लिए, अब एक मिस्ट्री नहीं है। ध्यान देने की चीज़ ये, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इन्वर्जन नहीं करवाना, है ना। तो इन्वर्जन नहीं कराना तो फर्स्ट वाला आपका आंसर नहीं होगा। हाउ कैन क्लाइमेट चेंज, देखो क्लाइमेट एक नाउन है, चेंज एक नाउन भी एक वर्ब भी है, पर क्लाइमेट चेंज एक कंपाउंड नाउन है, समझ गए मेरी बात को। क्लाइमेट चेंज मतलब मौसम में बदलाव, तो ये वर्ब नहीं है, एक्चुअल में वर्ब है आपकी हेल्पिंग वर्ब कैन, और मेन वर्ब रखी है पोज, समझ गए ना। तो ये कैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही है, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, ये आपका आंसर नहीं है। दूसरा देखो, हाउ क्लाइमेट चेंज कैन, ये आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब रखी हुई है सब्जेक्ट के बाद में और मेन वर्ब रखी हुई है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, समझ गए ना। हाउ क्लाइमेट चेंज कैन पॉज। अब थर्ड और फोर्थ मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा, क्योंकि क्लाइमेट और चेंज को मैंने अलग अलग कर दिया, समझ रहे हो मेरी बात को। क्लाइमेट के बीच में कैन लगा के चेंज लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। चेंज आपकी मेन वर्ब नहीं बन सकती है कैन के बाद में, क्योंकि पोज यहाँ पे ऑलरेडी रखी है, तो हाउ क्लाइमेट कैन चेंज नहीं हो सकता। वैसे ही हाउ कैन क्लाइमेट चेंज ये भी नहीं हो सकता। बी आपका आंसर बन गया, विदाउट इन्वर्जन बी आपका आंसर बन गया। इसको कलर दे देते हैं, ग्रीन कलर। चलो, कैसे क्लाइमेट चेंज खड़ा कर सकता है एक चुनौती को मैनकाइंड के लिए, अब ये मिस्ट्री नहीं रहा है। अब आगे बढ़ो। देयर हैव या हैज़ बीन या हैज़ या हैव बीन अ फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंड्यूस्ड क्लैमिटीज। कह रहे कुछ ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं, घटनाएं रही हैं जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण भड़काया हुआ, इंड्यूस किया हुआ क्लैमिटीज हमने देखा है, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो देर के हिसाब से नहीं, वो आएगी अ फ्यू इंस्टेंसेस के हिसाब से, ठीक है। तो या तो वर्ब आएगी हैव, ये वाली प्लूरल वर्ब है, या आएगी हैव बिन, ठीक है ना, हैव बिन। हमें ज़रूरत है यहाँ पे हैव बिन की, क्यों? वहाँ पे रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, देयर हैव नहीं, देयर हैव बिन। अक्सर आप देयर के बाद में लिंक वर्ब ही देखोगे, देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर, देयर हैव बिन, देयर हैज़ बिन, है ना। तो देयर के बाद में लिंक वर्ब की जरूरत होती है, इसलिए मैं हैव बिन लगाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब कोई ये मत बोलना सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे है, भाई तुम टेंस की वीडियो जाके देखोगे तभी पता लगेगा ना तुम्हें। जाओ और ग्रामर कोर्स को चलाना शुरू करो, टेंस करवा चुका हूँ मैं। आगे बढ़ो। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हमने देखे हैं दैट हैव प्रूव टू बी आर डिजास्टर्स। और कैसे डिजास्टर्स? मोस्ट ड्रेडेड, मोस्ट द ड्रेडेड, द मोस्ट ड्रेडेड और द मोस्ट। देखो ड्रेडेड का मतलब होता है खतरनाक, जिनको हमें डर लगे, है ना। ड्रेडेड मतलब जो हमारे लिए रात में बुरे सपने की जैसे हो, ड्रेडेड। अब ध्यान देना, यहाँ पे और लग गया है तो यहाँ पे द नहीं आएगा, द नहीं आएगा तो सी आपका आंसर नहीं है, डी भी आपका आंसर नहीं है। मोस्ट द ड्रेडेड तो होता ही नहीं, मोस्ट के बाद में द तो आता ही नहीं, बी भी नहीं है, तो बचा क्या? ए। समझ गए ना। आर मोस्ट ड्रेडेड, हमारे सबसे ज़्यादा खतरनाक डिजास्टर्स रहे हैं। ड्रेडेड मतलब जिसका आपको बहुत डर लगे। चलो, कह द रेट एट विच ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बीन। अब देखो इसके बाद में कुछ आएगा, इफेक्टिंग, अफेक्टिंग, इफेक्ट और अफेक्ट, जो भी लगाया हुआ इम्पैक्ट। कह रहे वो रेट जिस पे ग्लोबल वार्मिंग हमको इफेक्ट कर रही है, हमको अफेक्ट कर रही है, दोनों में से एक लगाना है अपने को, समझ गए ना। आपको जरूरत है यहाँ पे वर्ब की
अफेक्ट वर्ब का मतलब होता है असर डालना, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव में लाना। तो हम पे असर डाल रही है, ना कि हमें प्रभाव में ला रही है। यहाँ पे मुझे अफेक्टिंग नाम की वर्ब को यूज़ करना है। क्लियर? द रेट, वो दर जिस पे ग्लोबल वार्मिंग हम पे इम्पैक्ट कर रही है, यहाँ पे अफेक्ट कर रही है, इम्पैक्ट डाल रही है। एंटायरली, अब देखो इसके बाद क्या लगाना है, हिंज एट, हिंज अपॉन, हिंज ऑन और हिंजेस एट। ये पूरी तरीके से निर्भर करती है यूज़ पे कार्बन एमिटिंग सोर्सेज के पावर जनरेशन के। समझ गए ना? यहाँ पे हिंज नाम की वर्ब को यूज़ करना है। आपको याद है हिंज के बाद में ऑन या अपॉन आता है, तो या तो सी आपका आंसर है या बी आपका आंसर है। ठीक है ना? दोनों ही आपका आंसर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान देना सेंटेंस शुरू हुआ है प्रेजेंट टेंस से। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस से शुरू हुआ है, मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, तो बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रेजेंट में होगा। तो इस केस में मुझे क्या करना है, हैज़ बीन के बाद में हिंजेस अपॉन को यूज करना है। समझ गए? आपको जनरली यही देखना होता है, सेंटेंस में जो टेंस चल रहा है उसको आगे तक चलाएं। अगर प्रेजेंट टेंस से शुरू हुआ है तो प्रेजेंट टेंस में रखें। तो इस वजह से मैं यहाँ पे हिंज्ड यूज़ नहीं करूँगा, यूज़ करूँगा बी हिंजेस को। चलिए मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। एक लाइक और एक शेयर जरूर दें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।